नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी पाठ भवन में आप सभी का स्वागत है। आज इस एपिसोड में हम लोग स्वच्छंदतावादी काव्य की विशेषताएं या विशेषताओं के बारे में समझेंगे। आरंभ करते हैं उत्तर। पहला है इसकी विशेषता वैयक्तिकता। समस्त स्वच्छंदतावादी काव्य कलाकार की निजी आंतरिक भावनाओं का प्रेषण है। इसमें कवि के व्यक्तित्व का अप्रतिम स्थान है, क्योंकि चेतना एवं कल्पना व्यक्तित्व का आधार है, जबकि बौद्धिकता सामाजिकरण की ओर उन्मुख करती है। क्लासिकवादी जहाँ जीवन के प्रति कलाकार के व्यक्तित्व का निरपेक्ष होना मुख्य मानते थे, वहाँ स्वच्छंदतावादियों ने कला का केंद्र समाज अथवा नियमों को नहीं माना। व्यक्तित्व को गहन अनुभूति, भावुकता, आकांक्षा, निराश आदि की अभिव्यंजनों को ही उन्होंने प्राधान्य प्रदान किया, और यह कजामिया के अनुसार परिणाम था, कारण नहीं। व्यक्तित्व की अधिकाधिक अभिव्यक्ति के कारण ही स्वच्छंदतावादी को गेटे ने बीमारी बताया है। दूसरी विशेषता सहज स्फुरन। व्यक्तिकता की प्रधानता के कारण ही स्वच्छंदतावादी कविता अंततः स्फुरन की वाणी कही गई। उनके अनुसार कवि गहराई से अनुभव करता है और अनुभव की गहराई को समझता है। अति साधारण घटनाएं भी उसके लिए काव्य का विषय हो सकती है। वे उसे अभिभूत करके उसमें ऐसी भावना का उन्मेष करती है जिन्हें वह कल्पना के बल पर कविता के रूप में प्रेषित करता है। इस तदात्म्य के कारण वह पूर्ण तैयारी के अभाव में भी सुंदर गीत गा सकता है। कविता उसके लिए कला नहीं रह जाती, व्यवस्था हो जाती है। काव्य विषय मुख्य और शैली गौण। तीसरी विशेषता है विद्रोह की प्रवृत्ति। जिस वाद की प्रेरणा ही क्रांति ही हो, उसमें विद्रोह का आ जाना नितांत स्वाभाविक ही है। क्रांति जहाँ अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध हुई, वहीं उसने धर्म नीतियों, रूढ़ियों, परंपराओं और शास्त्रीय विधान के मूल्यों को भी उखाड़ फेंका। इसी कारण स्वच्छंदतावादी कविता में हर प्रकार के बंधनों के प्रति विद्रोह की भावना स्पष्ट है। शहर के प्रति घृणा की भावना का प्रदर्शन काउपर की गॉड मेड दी कंट्री में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसके अतिरिक्त दी वर्ल्ड इज टू मच विथ अस और दूसरा है दी वेस्टमिनिस्टर ब्रिज आदि वर्ड्सवर्थ की कई कविताएं और कॉलरीज की रिफ्लेक्शंस ऑन हैविंग लेफ्ट ए प्लेस ऑफ रिटायरमेंट इस भावना की प्रतीक है। न केवल जीवन बल्कि जीवन दृष्टि में भी यह विद्रोह उभर कर आया। शैली की प्रोमिथियस, अनबाउंड, रेवोल्ट ऑफ इस्लाम आदि कविताओं में इसके प्रमाण उपस्थित हैं। परंपरागत काव्य विषय भी इस भावना के कारण परिवर्तित हुए। आदर्श नायिका का चरित्र चित्रण करने की अपेक्षा उन्होंने सॉलिटरी रीपर, दूसरा है स्काईलार्क, तीसरा है वेस्ट विंड, चौथा है नाइटिंगेल और उसके अगला है ऑटम, उसके अगला लूसी आदि में रुचि ली। स्वच्छंदतावादी कवियों ने पर्याप्त विद्रोह किया। वर्ड्सवर्थ ने बुद्धिवाद को फॉल्स सेकेंडरी पावर कहा, जिससे हम खाइयाँ ही चौड़ी कर पाते हैं। इन कवियों ने साहित्य के क्षेत्र में सफल नूतन प्रयोग किए। कविता में जो गद्यात्मकता उनसे पहले के युग में व्याप्त थी, उसको उन्होंने अपनी गीतात्मकता के द्वारा दूर किया। विभिन्न छंदों के प्रयोग से काव्य में विविधता आ गई। चौथी विशेषता है कृत्रिमता से मुक्ति। व्यक्तिकता और विद्रोह की प्रवृत्ति के कारण स्वच्छंदतावादी कवि किसी भी प्रकार के आडंबर, ढोंग अथवा कृत्रिमता से अलगाव रखते थे। उनके उद्घोषणा पत्र में ही इस प्रकार की बात कही गई है। शैलीगत कृत्रिमता के दोषों से मुक्त होने के प्रयास की घोषणा वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल वैलेट्स के मुख्य पत्र में इस प्रकार की है। अगली विशेषता है मध्य युग के प्रति प्रेम। स्वच्छंदतावादी कवि मध्य युग के रोमांसों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित थे। कीट्स ने अपनी कविताओं के प्रथम संकलन के
प्राकथन में यहाँ तक कहा है कि वह अतीत के सौंदर्य को अपनी कल्पना के माध्यम में प्रतिस्थापित करेगा। इस दिशा में उसने स्वयं प्रमाण भी उपस्थित किए। कुछ कविताओं के नाम हैं: ला बेल द मर्सी, ओड ऑन ए ग्रीशियन अर्न। अगला है दी इर्व ऑफ सेंट एग्नीज। अगली कविता है दी सीन ऑफ सेंट मार्क। अगली कविता है लेमिया। अगली है आइसाबेला। आदि कविताओं में इस प्रभाव को स्पष्ट देखा जा सकता है। इससे भी पहले कॉलरिज ने दी एंशिएंट मेरिनर और कुबला खान और लव आदि कविताओं में मध्ययुग को प्रत्यावर्तित किया। अगली विशेषता है ग्रीस के प्रति प्रेम। पता नहीं क्यों स्वच्छंदतावादी कवि ग्रीस के दीवाने बन गए। कीट्स और बायरन में तो यह प्रवृत्ति सर्वाधिक मिलती है। कीट्स ने चैपमैन्स होमर पढ़ने के बाद जो उस पर सोनेट लिखा, उसमें इसका स्पष्ट आभास मिलता है, और उसके अन्य सोनेटों में ग्रीक कथाओं के पर्याप्त विवरण मिलते हैं। एंडीमियोन, हाइपीरियन, लेमिया आदि कविताओं में भी इस प्रभाव को आसानी से देखा जा सकता है। कीट्स की इस प्रवृत्ति के आधार पर शैली ने एक बार किसी से कह दिया था कि कीट्स ग्रीक था। वह ग्रीस की कला से बहुत प्रभावित था, और इस प्रभाव में लिखा गया एक संबोधन गीत ऑन ए ग्रीशियन अर्न विशेष दृष्टव्य है। वायरन की अपने 36वें जन्म दिवस पर लिखी गई कविता उसके ग्रीस प्रेम को प्रदर्शित करती है, जिसमें उसने कहा है कि उसकी रंगों में ग्रीक का खून बह रहा है, इसलिए उसे अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए वहां पहुंचना चाहिए। वर्ड्सवर्थ की कविता में भी यहाँ वहाँ ग्रीस प्रेम परिलक्षित होता है। अपनी एक कविता द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस में उसने प्रोटियस और ट्राइटन आदि ग्रीक देवताओं का उल्लेख किया है। अगली विशेषता है प्रकृति प्रेम। स्वच्छंदतावादी कवियों ने रूसो के बैक टू नेचर नारे से बहुत प्रेरणा ग्रहण की थी, जिससे उनकी कविता प्रकृति प्रेम से ओतप्रोत है। इसमें बड़ा और क्या प्रमाण होगा कि वर्ड्सवर्थ को विश्व का सबसे बड़ा प्रकृति का कवि कहा जाता है। वर्ड्सवर्थ के अतिरिक्त कॉलरिज, शैली, कीट्स, वायरन सभी की कविताओं में इस प्रेम का बाहुल्य है। वेस्ट विंड, क्लाउड, स्काईलार्क, नाइटिंगेल, ऑटम, चार्ल्ड हैरोल्ड के नाम इस संबंध में गिनाने अनुपयुक्त न होंगे। अगली विशेषता है शोषितों के प्रति सहानुभूति। स्वच्छंदतावादी कवियों की प्रवृत्ति शोषितों के प्रति सहानुभूतिशील थी। वे निर्धन और सामान्य जन के भोलेपन और सहजता से विशेष प्रभावित होते थे। साधारण मनुष्य उनके लिए देवता था और वे उसके स्वातंत्र्य की कामना करते थे। सबसे पहले इस दिशा में टॉमस ग्रे और विलियम कॉलिंस ने ध्यान आकर्षित किया। वर्ड्सवर्थ तो इन लोगों के जीवन को ही कविता समझता था और अपने स्वतंत्रता प्रेम के कारण ही जनमानस का कंठहार बन गया था। कीट्स की कविताओं में भी कहीं कहीं उसकी दलित वर्ग के प्रति सहानुभूति मिलती है। उदाहरण के तौर पर उनकी नाइटिंगेल कविता में और उसके बहुत से पत्रों में भी। शैली की मांग टू मैन ऑफ इंग्लैंड इस बात का प्रमाण है। अगली विशेषता है निराशा। किसी आलोचक का कथन है कि स्वच्छंदतावादी कवि असंतुष्ट व्यक्ति होता है, चाहे वह अपने जीवन की परिस्थितियों से हो, चाहे युग की परिस्थितियों से, या फिर चाहे जन जीवन के दुखों के कारण असंतुष्ट हो। कभी वह उन्हें सुधारने की चेष्टा करता पाया जाता है और कभी उनसे पलायन करते हुए। यथार्थ जीवन की परिस्थितियों से उन्हें या उसे अधिक आनंद उपलब्ध नहीं होता। इसके लिए वह कभी मध्यकालीन रोमांसों की शरण में जाता है और कभी दूरवर्ती देशों की ओर,
शैली और किट्स की कविताओं से उद्धरण देना अप्रासंगिक या अप्रासंगिक न होगा। अगली विशेषता है कल्पना प्रियता। विधानबद्ध वस्तु जगत स्वच्छंदतावादी कवि को नहीं रुचता। उसे तो कुछ अनिर्वचनीय आनंद प्रदान करने वाला उपादान चाहिए, कुछ नया हो, अतुलनीय हो, सुंदर हो, स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म हो। वह किसी ऐसी डोर की खोज में रत प्रतीत होता है जो उसे बादलों के साथ बांधकर उड़ा ले जाए। हवा का साथ उसे अच्छा लगता है। निकट की वस्तु की अपेक्षा दूर की वस्तु उसके लिए श्रेयस्कर होती है। यही वस्तुएं उसे प्रेरणादायक अनुभव होती हैं। उसे उनमें स्फूर्ति मिलती है। इंद्रधनुष, आकाश में विचरता पक्षी, कुकती कोयल, दूर तक फैले हरे भरे मैदान, पहाड़, फूल सभी उसे अलौकिक प्रतीत होते हैं। खाली क्षणों में भी वह उनका आनंद अनुभव करता है। एक कविता है, कविता के कुछ पंक्तियां हैं, वर्ड्सवर्थ का है, जो डैफोडिल्स से लिया गया है। इसमें कहा गया कि शून्य मन से या भरे ही भावनाओं से कभी लेट कर शैया पे अपनी जब मिटाता हूँ थकान, मेरे उस अंतर्यन पर झलक उठते हैं सभी, जो कि हैं मेरे लिए एकांत का ऐश्वर्य धन। भर उठा करता है उर हर्षातिरेक उमंग में, और करता नृत्य वह डैफोडिलों के संग में। उसे बुलबुल के साथ किसी ऐसे स्थान पर जाना रुचता है जहाँ इस जगत की व्याधियाँ ना पहुँच पाती हो, और वह भी अकेले। किट्स का है ओड टू ए नाइटिंगेल से लिया गया है कि दूर दूर मुझको तुम एक उड़कर आना है, या मुझको तुम एक उड़कर आना है। उसे अपना जीवन उतना आनंदमय नहीं लगता जितना बुलबुल का। तू जन्मी थी नहीं मृत्युहित ओ विहगिनी, अविनश्वर श्रुधित काल भी आतुर रहा न कवलित करने तुझको। पतझड़ में उसे संगीत सुनाई देता है और वह उसे सांत्वना देता हुआ कहता है कि तेरा भी तो निज गायन है। ये किट्स का है, ओड टू ऑटम से लिया गया है। इस जीवन को कठिनाइयों को देखते हुए वह पश्चिमी पवन के साथ बहता रहना चाहता है। शैली का है, ओड टू दी वेस्ट विंड में लिखा है कि अरे उड़ा ले मुझे लहर पत्ते बादल की तरह, जीवन कंटक में फंसा खून से लथपथ हूँ। इस प्रकार उसकी कल्पना प्रियता ने बड़े सूक्ष्म उपमान खोजे। कोमलता, मसृणता, सौंदर्य सभी के लिए उसने आदर भाव दर्शाया और उन्हें अपने अंतर में स्थान दिया। इस प्रकार के काव्य के संबंध में प्रोफेसर एबरकॉम्बी ने लिखा था कि उपर्युक्त प्रवृत्तियों को यदि संक्षेप में कहना चाहे तो कह सकते हैं कि स्वच्छंदतावादी काव्य व्यक्ति स्वातंत्र्य, सहज स्फुरन, विद्रोहात्मक स्वरयुक्त कृत्रिमता के मुक्ति, मध्ययुग एवं ग्रीस के प्रति लगाव, प्रकृति की ओर अत्यधिक उन्मुखता, निराशा, पीड़ितों के प्रति सहानुभूति एवं कल्पना सौंदर्य का काव्य है। तो आज के एपिसोड में इतना ही रहा। अब अगले एपिसोड में हम लोग अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।